स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली टॉपिक पढ़ेंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के अंतर्गत। लास्ट क्लास में हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लिया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे का वीडियो देख लेंगे। इटली का यूनिफिकेशन में जर्मनी के जैसा ही था। इसमें जो है, जैसे हम लोग जर्मनी में देखे थे, एक आदमी का योगदान था, ऑटोमन बिस्मार्क का मेनली इसमें योगदान था। इटली के यूनिफिकेशन में 3 लोगों का योगदान था। 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में जो है इटली नाम का कोई देश नहीं था। जो इटली जो है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जो छोटे छोटे राज्य थे। और इन राज्यों में मात्र एक ही स्टेट ऐसा था जहाँ पे एक सार्डिनिया पिडमोंट नाम का एक स्टेट था, जहाँ पे जो है इटली राजघराने का शासक था। जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट था वो जो है ऑस्ट्रिया के अंदर में था, ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर में था वो। जबकि जो मिडिल जो इटली था उस पे पोप शासन करता था। पोप जो है वो कैथोलिक जो चर्च था उसका हेड हुआ करता था। तो रोम में जो है उसका शासन हुआ करता था। मतलब मिडिल इटली जो है वो, मिडिल इटली कहें या सेंट्रल इटली कहें, उसमें जो है वो पोप का शासन था। जबकि साउथ इटली में जो है वो स्पेन के बर्बन रूलर्स का जो है वहाँ पे शासन था। तो इस प्रकार इटली में जो है अलग अलग साम्राज्यों के शासक वहाँ पे शासन करते थे। एकमात्र जो सार्डिनिया पिडमोंट था उसमें ही जो है केवल इटली राजघराने का शासक जो है वो राज्य करता था। सबसे पहले इसमें योगदान जो इटली के यूनिफिकेशन में था वो था जेसप मैजनी का था। जेसप मैजनी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। जेसप मैजनी दो जो है रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था, यंग इटली और यंग यूरोप। और इसके माध्यम से वो उसका सीधा सा कहना था उसका ये कि जो कोई भी देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के नहीं रह सकता है। मैन काइंड जो है, आदमी का जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो देश ही हो सकता है। इसलिए वो चाहता था कि इटली जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है उसको जो एक यूनाइट होके एक बड़ा स्टेट बनना है। और इस उद्देश्य से उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थानों की स्थापना की थी, जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते थे। यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से उसने 1831 और 1848 में रिवॉल्यूशन करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अनसक्सेस रहा था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैटरनिक था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर ड्यूक मैटरनिक था, वो जो है जोसेफ मेजनी से काफ़ी घबराया हुआ रहता था। और उसने कहा भी था एक बार, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है 1 मार्क्स के लिए, कि उसने कहा था कि हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे जो मोस्ट डेंजरस एनिमी हमारा है वो हमारा जोसेफ मेजनी है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि किसने किसके बारे में कहा है ये बात, कि हमारे सोशल ऑर्डर का मतलब क्या, वो उसका सोशल ऑर्डर क्या था, वो कंजर्वेटिव जो था। कंजर्वेटिव का मतलब कि वो जो चाहते थे कि प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी रहे, चर्च का पावर रहे, लोगों के बीच में जो है इक्वालिटी ना हो, ये वाला जो है इस तरह का जो शासन व्यवस्था जो चाहते थे वो लोग कंजर्वेटिव लोग थे। और मैटरनिक उसी का रिप्रेजेंटेटिव था। और इसके इसके विपरीत जाके मेजनी क्या चाहता था, मेजनी चाहता था इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी स्थापित होना चाहिए, प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी समाप्त हो जाना चाहिए। तो उसने जो है मेजनी के बारे में ये बात कहा था। अगला जो एक इम्पोर्टेंट आदमी है जो जिसका कंट्रीब्यूशन इटली के यूनिफिकेशन में है वो है काउंट कैमिलो डे कैवूर, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैवूर के नाम से जानते हैं। और एक कैवूर जो है वो चीफ मिनिस्टर था इटली का बल्कि हम कहेंगे कि कैवूर जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट का जो रूलर था, विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसका जो है वो कैवूर जो है चीफ मिनिस्टर था। और इसने डिप्लोमेटिक तरीके से ये जान लिया था कि बिना लड़ाई लड़े हम लोग जो है इटली को यूनिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इटली के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो विदेशी शासकों के अंदर में ही था। तो इसने क्या किया, जो कैवूर था वो एक डिप्लोमेटिक संधि करता है, एक ट्रीटी करता है फ्रांस के साथ। और फ्रांस को एक कन्विंस करता है कि अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ें तो आपको न्यूट्रल रहना है, आपको ऑस्ट्रिया का सपोर्ट नहीं करना है। और इस प्रकार वो फ्रांस को अपने साथ मिलाकर 1859 में कैवूर जो है वो ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़ता है और उस लड़ाई में उसको हरा देता है। और हराने के बाद जो नॉर्दर्न इटली का जो पोर्शन ऑस्ट्रिया के अंडर में था उसको जो है सार्डिनिया पिडमोंट में मिला लिया जाता है। इसका मतलब ऑस्ट्रिया का जो नियंत्रण जो था नॉर्दर्न इटली पे वो समाप्त हो जाता है। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जिसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था
इटली के यूनिफिकेशन था उसमें वो था जोसेफ गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो है 1860 में जो सदर्न इटली का जो हिस्सा था जिस पे स्पेन के जो है बर्बन डायनेस्टी के लोग जो हैं वो शासन करते थे, उन लोगों से इसने क्या किया, इसकी खुद की आर्मी थी, खुद का आर्मी इसने अपना स्थापित कर दिया। इसको रेड शर्ट्स कहते थे, रेड टी शर्ट जो है, लाल कुर्ती जो है, इसके आर्मी जो है जो ड्रेस पहनते थे उनके नाम से हम लोग जानते हैं। और इसने क्या किया, उनकी सहायता से सदर्न इटली गया और सदर्न इटली के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया इसने। और वहाँ पे जो है लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद से जो है इसने जो सदर्न इटली में स्पेन के राजाओं का जो शासन था उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और 1860 में सदर्न इटली के हिस्से को और सिसिलीज के दो जो प्रांत हैं उन प्रांतों को जीतकर इसने विक्टर इमैनुअल को गिफ्ट कर दिया। और इस प्रकार फाइनली जो है 1861 में इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भी जो है जो मिडिल यूरोप जो था, मिडिल जो इटली था, उसमें जो पोप का शासन था वो बना रहा। ये पोप का शासन फाइनली 1871 में गैरिबाल्डी जो है वहाँ, चूँकि वो पोप को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पे फ्रांस की सेनाएं वहाँ पे रहती थी, तो इसने क्या किया, वहाँ पे फाइनली इन लोगों को हटाया और 1871 में पोप को भी जो है उसके अंदर में आया। मतलब जो सेंट्रल जो इटली था उसको भी जो है इसने सार्डिनिया पिडमोंट के अंडर में किया। तो मिडिल यूरोप, अगर मिडिल इटली को हम छोड़ दें तो उसको छोड़ के बाकी इटली का जो यूनिफिकेशन है वो यूनिफिकेशन 1861 में कंप्लीट हो गया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इटली जो है एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इटली का जो राजा जो नियुक्त किया गया वो विक्टर इमैनुअल सेकंड को किया गया। अगला जो हमारा टॉपिक है एक है ग्रेट ब्रिटेन का, कि ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में इन दोनों यूनिफिकेशन के तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट केस था। डिफरेंट केस इसलिए था कि अभी हम लोग देखें कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी और इटली के यूनिफिकेशन में भी दोनों जगह क्या हुआ कि वहाँ पे जो है लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, युद्ध किया गया। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट हो गया। और इसमें जो है मेन भूमिका थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी। 1688 से पहले जो है ब्रिटेन में भी जो है मोनार्की सिस्टम था, राजा ही वहाँ पे सर्वे सर्वा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, 1688 में पार्लियामेंट का शासन वहाँ पे बनाया गया और पार्लियामेंट जो है वहाँ मोनार्की सिस्टम को समाप्त करके पार्लियामेंट जो है डोमिनेंट पोजीशन में आ गया। और 16th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जो है ग्रेट ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था। इसके यहाँ पे 4 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स पाए जाते थे जिनका नाम था इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। ये 4 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या, कि इंग्लिश लोगों का अलग कल्चर था, वेल्श लोगों का अलग कल्चर था, अलग रीति रिवाज था, अलग पहनावा था, स्कॉटिश लोगों का अलग वेशभूषा था, आयरिश लोगों का अपना अलग रीति रिवाज था। तो ये 4 जो है एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे मेनली पाए जाते थे। जैसे जैसे इंग्लैंड के पास पैसा आने लगा, चूँकि वो वर्ल्ड ट्रेड में इन्वॉल्व था तो उसके पास पैसा आने लगा, वै तो उसका ताकत बढ़ने लगा, वैसे वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकी जो 3 जो क्षेत्र थे, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश, इनको डोमिनेट करके और इंग्लिश कल्चर को बाकी लोगों पे थोपा जाने लगा। सबसे पहले क्या किया गया कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन एक किया गया स्कॉटलैंड के साथ और उसके माध्यम से स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिला लिया गया और इस प्रकार जो है ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक लोग जो थे, जिनको जो जो लोग गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, इनका एक लैंग्वेज था जिसको गैलिक कहते थे, तो ये गैलिक लैंग्वेज बोलने पे इन पे बैन लगा दिया गया। इनको कहा गया कि आपको भी इंग्लिश ही बोलना है। इनका जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस था उसको पहनने पे बैन लगा दिया गया और जो लोग भी इसका विरोध करते थे उनको सप्रेस किया गया और इनको जो है वो देश छोड़ के जाने के लिए बाध्य किया गया। और इस प्रकार जो है धीरे धीरे स्कॉटिश जो कल्चर था वो ख़त्म हो गया और वहाँ भी ब्रिटिश कल्चर ही स्थापित हो गया। इसी प्रकार 1801 में जो आयरलैंड का केस था, जो आयरिश लोग रहते थे, वहाँ भी क्या किया गया कि आयरलैंड में 2 तरीके के लोग रहते थे। एक तो थे
एक जो हैं वो थे कैथोलिक, और दूसरे जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक वहाँ पे ज़्यादा संख्या में रहते थे आयरलैंड में, और प्रोटेस्टेंट की संख्या कम थी। इंग्लैंड ने क्या किया, वहाँ प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया और कैथोलिक लोगों के अधिकारों को डिनाई करने लगा, मना करने लगा उनको देने से। और फाइनली क्या हुआ कि 1798 में वुल्फ टोन नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक रिवोल्ट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन उस विद्रोह में वो असफल हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप 1801 में फोर्सिबली, ज़बरदस्ती जो है, आयरलैंड को भी जो है ब्रिटेन में मिला लिया गया। और ब्रिटेन में मिलाने के बाद इन तीनों क्षेत्रों पे, चाहे वो वेल्स हो, चाहे स्कॉटिश हो, चाहे आयरिश हो, उन सारे का जो पर्सनल, जो उनका व्यक्तिगत जो ये था, कल्चर था, उसको मिटा दिया गया। और धीरे धीरे इंग्लिश कल्चर को उस पर थोप दिया गया। जब ग्रेट ब्रिटेन बन गया 1801 के बाद, तो जो ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन जैक, उसी को जो है यहाँ पे ब्रिटेन का फ्लैग मान लिया गया। एक नया नेशनल एंथम बनाया गया जो जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को ही जो है इस पे थोप दिया गया। इस प्रकार जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है वो बड़ा आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया, और धीरे धीरे जो है वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश कल्चर को समाप्त करके पूरे रीजन में जो है इंग्लिश कल्चर ही थोप दिया गया। लास्ट टॉपिक एक आपका बचता है विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।